ठीक है जी। आज हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सेकंड यूनिट को स्टार्ट करना है। हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, उसमें आपका 15-20 मिनट का टॉपिक बचा है, वो मैं आपको कभी भी दे दूंगा। हमने स्टील स्ट्रक्चर्स के टेंशन मेंबर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे हैं और मैंने आपको जेई और ए लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। मैं सोच रहा था अभी वही करा दूं, 15-20 मिनट का टॉपिक है, मैंने कहा यार फिर 15-20 मिनट के लेक्चर में मजा नहीं आता, तो वो मैं कभी भी बीच में आपको दे दूंगा। तो आज हम अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो हमारी सेकेंड यूनिट है, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और जिसको किसी भी परिचय की वो नहीं है, मतलब जो भी नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, परिचय का मतलब उसको जरूरत नहीं है, वो है आपका शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है जी, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम सेकंड यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। अब आपसे बस ये उम्मीद रखता हूं कि बस आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पता हो, ज्यादा नहीं पता हो, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स भी अगर आपको पता होंगे तो मेरा काम चल जाएगा। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी स्टेट के जेई में, एसएससी जेई में, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर में, गेट में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मतलब इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिससे इससे क्वेश्चन नहीं आते होंगे। हो सकता है किसी साल नहीं आए हों, हो सकता है किसी साल नहीं आए हों, बट 90% चांसेस रहते हैं कि आएगा। हो सकता है कि किसी एक साल में नहीं आया हो सकता है कि एसएससी जेई में किसी एक साल नहीं आया हो, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स में टॉपिक आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स में ये यूनिट आती है, मतलब ईयर्स में यूनिट आती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अब हम क्या करें, रिवीजन करें या नहीं करें। अब बात ये आती है कि सर रिवीजन करना है या नहीं करना है। तो रिवीजन तो मत ही करना, मैं बताता हुआ चलूंगा। आपको इस यूनिट में क्या याद रखना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस यूनिट में क्या क्या ध्यान रखना है, आपको इस यूनिट में ध्यान रखना है कि यार टाइप्स ऑफ लोड कौन कौन से होते हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। आपको ये याद रखना है कि इस यूनिट में कौन कौन से लोड्स हैं या फोर्सेस हैं। अब वो भी चलो आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हल्का सा मेरी आदत है कभी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। एसएफडी की फुल फॉर्म क्या होती है? शियर फोर्स डायग्राम। एसएफडी की फुल फॉर्म क्या होती है? शियर फोर्स, शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, और आपको मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि आपको कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रिवीजन कराते हुए मैं चलूंगा। शियर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट की क्या होती है? बेंडिंग, बीएमडी की फॉर्म क्या होती है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखो, सबको पता होता है एसएफडी कैसे बनाना है, सबको पता है बीएमडी कैसे बनाना है, बट 50% बच्चों को, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता, बट 50% बच्चों को इसकी डेफिनेशन नहीं पता होती, ये होता क्या है। और 10% बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये क्या है। भाई स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि शियर फोर्स डायग्राम क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, शियर फोर्स क्या है या बेंडिंग मोमेंट क्या है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने का मजा नहीं आता। और मैंने आपसे ये बोला है कि भाई साहब हम आपको सब कुछ रिवीजन कराते हुए चलेंगे, आपको कोई भी बुक नहीं खोलनी है। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे ये क्वेश्चन 100% जेई, किसी भी इंडिया के जेई के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये तो आप देख सकते हो, लेक्चर आप देख रहे हो, आप जब भी कोई पेपर आने क्वेश्चन को मिला लेना। हाँ, डिफरेंस क्या है? हर स्टूडेंट को पता है कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, और ये यूनिट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ोगे तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी ये यूनिट बहुत काम आती है। अभी जो टॉपिक है, अगर हम किसी भी बीम के, किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं, तो ये टॉपिक आपका आरसीसी में भी आएगा, ये टॉपिक आपका स्टील में भी आता है, ये टॉपिक आपका सॉम में भी आता है, ये टॉपिक आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी आता है, और ये टॉपिक की वजह से बच्चों के आरसीसी में भी करते हैं, क्योंकि आरसीसी में भी बहुत जगह आपको शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की जरूरत पड़ती है। हम वो चीज को, उस चीज की इंपॉर्टेंस तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बट आपको थोड़ा सा पढ़ना, मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हम सबसे पहले शियर फोर्स की बात करते हैं। हमने एक सब्जी ली, हमने क्या करा, एक आलू को लिया और आलू को काट दिया। हमने एक आलू को लिया और एक आलू को चाकू से काट दिया। एक आलू को हम लोगों ने चाकू से काट दिया, नाइफ से काट दिया। एक आलू को मैंने चाकू लिया, इससे काट दिया, ये दो टुकड़ों में कट गया।
अब जो फोर्स आपने इसको काटने के लिए आपने क्या करा, जब आपने चाकू, देखो आलू के ऊपर आप चाकू रख दोगे तो आलू नहीं कटेगा, आलू के ऊपर अगर आप चाकू रख दोगे तो वो तो नहीं कटेगा। बट अगर मैं उस नाइफ पर फोर्स, जब भी हम किसी भी सब्जी को काटते हैं तो हमें उस चाकू पर फोर्स लगाना पड़ता है जिससे वो आलू कटता है। तो भाई साहब ये जो फोर्स है जो आपने लगाया किसी भी चीज को काटने के लिए, उसको हम बोलते हैं शीयर फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी भी चीज को काट दे, ऐसा फोर्स जो किसी भी चीज को काट दे, उस फोर्स को बोलते हैं शीयर फोर्स। उस फोर्स को बोलते हैं शीयर फोर्स। और अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट की, तो ऐसा मोमेंट, व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट हमेशा कब डेवलप होता है? मोमेंट हमेशा कब डेवलप होता है? जब किसी भी फोर्स को कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलती है। कहने का मतलब ये है, मान लो ये आलू है ना, मान लो ये क्या है, आलू दिखेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा, मान लो ये कवर जैसा कुछ दिख रहा है, ये कवर है। अब आप ध्यान से देखना, ये आलू है, ये आलू ले लेते हैं, ये नाइफ है। अब इस नाइफ से मैंने इसको काटा, ध्यान से देखना, इस नाइफ से मैंने इसको काटा, ध्यान से देखना, देखो मैं फोर्स यहां पर लगा रहा हूं ना, और इस फोर्स की यहां से लेके यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर किसी भी फोर्स को, अब ध्यान से देखना, ये एक आलू है, मैंने इसको इस नाइफ से काटा, मैं इस चाकू की बात कर रहा हूं। आपने कभी नोटिस करी, कभी भी कोई चीज हम काटेंगे, जैसे मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं कि अगर नारियल को हम चाकू से काटने की कोशिश करें, या फिर वो क्या होता है, वो उसको क्या बोलते हैं यार, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, पाइनएप्पल को कभी आप चाकू से काटने की कोशिश करना, पाइनएप्पल जो होता है ना, पाइनएप्पल या नारियल, पाइनएप्पल, देखो नारियल तो फिर भी कोई चाकू से काटने की कोशिश नहीं करता, बट पाइनएप्पल लोग चाकू से काटने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा पाइनएप्पल जो होता है, पाइनएप्पल का होता है अनानास, पाइनएप्पल को अगर आप काटने की कोशिश करोगे तो देखना आपका चाकू बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो ये पाइनएप्पल है, ये पाइनएप्पल है, इस पर मैंने, ये नाइफ है, इस तरीके से ये नाइफ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ, भाई हम यहाँ ये जो काटने वाला पोर्शन होता है जिससे चीजें कटती हैं, हम इस पे फोर्स थोड़ी लगाते हैं, हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं। तो इस अब क्या होगा कि ये आप देखना, कभी भी आप पाइनएप्पल को चाकू से काटने की कोशिश करोगे ना, देखना आपका चाकू जो नाइफ होता है वो मुड़ जाता है। वो मुड़ता क्यों है? क्योंकि हमने इसके जो चाकू का जो हैंडल होता है, जैसे चाकू को पकड़ते हैं, हमने वहां पर फोर्स लगाया और इस फोर्स को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। देखो फोर्स को परपेंडिकुलर, देखो फोर्स की अगर y डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इस फोर्स ने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके क्या डेवलप कर दिया? मोमेंट। तो मोमेंट क्या करता है? व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? अगर आपका बीम में बेंडिंग मोमेंट हो गया या बीम में बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो गया तो बीम वहां से बेंड हो जाएगी। तो आपको दो चीजें ध्यान से देखनी है। ये हमने एक चाकू लिया था जिससे हमने पाइनएप्पल को काटा, चाकू का ये पोर्शन जो पाइनएप्पल को काट रहा है, इस जगह तो लग रहा है शियर फोर्स जो काट रहा है पाइनएप्पल को, और जहां मैंने हैंडल से पकड़ा हुआ है, देखो मैं बहुत देशी भाषा में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल हम जो नॉर्मल एग्जांपल से लेके चलते हैं। एक चाकू से हमने एक पाइनएप्पल को काटा, और मेरे लेक्चर्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते, मेरे मन में जो आता है ना मैं वो बताता हूँ। अभी पाइनएप्पल वाला एग्जांपल मेरे एकदम से आया, तो मेरा कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को लेक्चर्स में क्या बोल रहा है, मुझे लेक्चर्स में टॉपिक्स पता होते हैं, थ्योरी नहीं, ठीक है। तो आपने पाइनएप्पल को चाकू से काटा, तो जो चाकू का वो पोर्शन जो पाइनएप्पल को काट रहा है, तो वहां पर वो चाकू जो काट रहा है वो लगा रहा है शियर फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी भी चीज को काटने की कोशिश करे उसको बोलते हैं शियर फोर्स। और जब मैंने हैंडल पे लगाया और अगर मेरा चाकू मुड़ गया तो वहां पर क्या डेवलप हुआ? बेंडिंग मोमेंट। अब आप ध्यान से देखना, मुद्दा ये था व्हाट इज शियर फोर्स डायग्राम एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आप ध्यान से देखना, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तो भाई साहब आपको पता लग चुका है। अगर मैं आपसे बात करूं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, तो ये तो आपको पता लग चुका है, बट व्हाट इज डायग्राम? ये लिखा होता है शियर फोर्स। अब शियर फोर्स आपको पता लग गया? हाँ सब पता लग गया, जो ऐसा फोर्स जो काटने की कोशिश करे। एंड व्हाट इज डायग्राम? अगर किसी भी बीम पर या मेंबर पर मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हुए, अगर किसी भी बीम पर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए लाइक, और मान लो मैं इस सेक्शन की अगर बात कर रहा हूं कि मुझे यहां पर शियर फोर्स डायग्राम चाहिए, अगर मुझे यहां पर शियर फोर्स डायग्राम चाहिए, प्लीज ध्यान से देखना। और एक और चीज बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छी टॉपिक है ये, बहुत ही मजा आएगा आपको। आपने एक बीम है जिसपे बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे लाइक W1 W2 या लोड बोलो आप। अच्छा, लोड और फोर्स में फर्क पता होगा आपको, व्हाट इज लोड व्हाट इज फोर्स। या फोर्स कैन बी इन एनी डायरेक्शन बट लोड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपने देखा होगा बुक्स में कभी फोर्स लिखा होता है कभी लोड लिखा हुआ था, तो लोड का मतलब क्या? लोड का जो ऐसा डाउनवर्ड फोर्स, कोई फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम लोड बोल देते हैं। और फोर्स कैन बी एनी डायरेक्शन,
वो ऊपर भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है, डाउनवर्ड भी आ सकता है। फोर्स किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, लोड ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, तो अगर मैंने बोला कि मुझे भाई इस बीम के ये ए, ये बी, ये सी, ये बीम है, स्टेबली सपोर्टेड बीम है। अगर मैं आपसे बोलूं ए बी सी, मुझे इस सेक्शन पर शियर फोर्स चाहिए, तो शियर फोर्स तो पता लग गया काटना है। व्हाट इज डायग्राम? इस बीम पर 1 2 3 4 5, अगर इस बीम पर देखें तो दो, अब देखो 1 और 5, 1 एंड 5 अपवर्ड फोर्सेस हैं, प्लीज ध्यान से देखना। 1 एंड 5 अपवर्ड फोर्सेस हैं, 1 एंड 5 अपवर्ड फोर्सेस हैं, एंड 2 3 4, 2 3 4 आपके डाउनवर्ड फोर्सेस हैं। अब इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आ रहा है इस जगह, प्लीज ध्यान से देखना, इन जितने भी फोर्सेस हैं 1 2 3 4 5, इन जितने भी फोर्सेस का कुछ अपवर्ड है, कुछ डाउनवर्ड है, इनका रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब कुछ प्लस में आ रहे तो प्लस करो, कुछ माइनस में आ रहे तो माइनस करो, और जो भी उसका रिजल्टेंट निकलता है उसकी जो वैल्यू यहां पर आएगी उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट शियर फोर्स, रिजल्टेंट शियर फोर्स। और जब हम इस पूरी बीम के अक्रॉस किसी एक डायग्राम पर उसको प्लॉट कर देंगे तो उसको बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की जब भी बात आती है तो उनका हमेशा दिया जाता है रिजल्टेंट, उनका क्या दिया जाता है? हमेशा रिजल्टेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज शियर फोर्स, कि भाई अगर इस सेक्शन में शियर फोर्स करना है तो ये जितने फोर्सेस है, ये जितने फोर्सेस है, इन सबका रिजल्टेंट जो आएगा उसको हम शियर फोर्स बोलेंगे। और अगर हम उसको किसी डायग्राम पर प्लॉट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम। अब क्या होता है, हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको शियर फोर्स डायग्राम, ऐसा फोर्स जो मेंबर को काटने की कोशिश करता है, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, ऐसा मूवमेंट जो मेंबर को बेंड करने की कोशिश करता है, लाइक पाइनएप्पल में चाकू का वो हिस्सा जो काट रहा था वहां पर शियर फोर्स लग रहा है। और अगर पाइनएप्पल बहुत स्ट्रांग होता है, पाइनएप्पल इजीली नहीं कटता है, तो पाइनएप्पल से जब मैं चाकू से फोर्स लगाऊंगा तो मेरे हाथ में, देखो ये इस हाथ को मैं यूं, देखो ये पाइनएप्पल मैंने यूं काटा, मैंने फोर्स लगाया, इस फोर्स, ये मेरा हाथ फोर्स है और देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, तो मूवमेंट डेवलप हो गया जिस कारण चाकू बेंड हो जाता है। आई होप आपको शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एसएफडी, बीएमडी का डिफरेंस पता लग चुका है, ठीक है। वैसे हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत एक्सपर्ट हो, देखो आप वैसे, मैंने आपको है ना बहुत डिटेल्ड सॉन्ग पढ़ाई थी, और सबसे पहले पढ़ाई थी मैंने आपको बहुत डिटेल्ड सॉन्ग पढ़ाई थी, और सबसे पहले जो लोग मुझे जानना चालू हुए थे वो सॉन्ग की वजह से मुझे जानना चालू हुए थे। जो लोग मुझे भूल गए या नहीं जान पा रहे हैं वो मेरी इरेगुलरिटी की वजह से नहीं, मेरी जिंदगी ऐसी कि मैं रेगुलर रहता हूँ, तो मैं तो स्वीकार भी करता हूँ। कोई दूसरा बोले कि मैं रेगुलर, उससे अच्छा मैं खुद ही बोल दूं मैं रेगुलर रहता हूँ, बट मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि मैं रेगुलर हूँ। मैं घूमने फिरने नहीं जाता हूँ, मेरी कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं जिन कारण मैं इरेगुलर हो जाता हूँ, बट मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि मैं रेगुलर होता हूँ। मैं तो खुला बोलता हूँ, आप बोलोगे कि नहीं यार सर इरेगुलर, मैं तो खुद ही बोल देता हूँ क्योंकि कुछ, बट ऐसा नहीं है, मैं हर बार कोशिश करता हूँ और हर बार फिर मैं रेगुलर भी होता हूँ। हर बार मैंने कोशिश करी है, हर बार मैं फिर रेगुलर होता हूँ, फिर बीच में फिर, बट कोई बात नहीं, समय भी आएगा जिसमें रेगुलर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, इस सॉन्ग को मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया था कि आपको मजा आ गया होगा। तो आप में से कुछ बच्चे मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आप हो रहे होंगे बोर, बट प्लीज आप आज सॉन्ग में आपने महारत हासिल, जिस बच्चे ने मुझसे सॉन्ग पढ़ाया उसको महारत हासिल है सॉन्ग में, इवन हर सब्जेक्ट में। सॉन्ग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सबसे पहले सॉन्ग पढ़ाया था। बट आपको मैं एक चीज बोलता हूं ना, ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना। कुछ भी थ्योरी की कोई बुक नहीं पढ़नी है, कोई भी बुक क्वेश्चंस वाली जिसमें क्वेश्चन बैंक होता है नहीं पढ़नी है, कोई भी हैंड बुक जिसमें फॉर्मूलाज होते हैं नहीं पढ़नी है। क्या आपको जो मैंने सॉन्ग पढ़ाया था सबसे पहले, मैंने अपनी लाइफ में जो आपको सॉन्ग पढ़ाना स्टार्ट करा, क्या आपको वो रिवाइज करना है? नहीं करना है। भाई साहब 4 चीजें कैसे कर रहा हूं, कोई बुक नहीं पढ़ोगे थ्योरी के लिए, कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ोगे, कोई हैंड बुक नहीं पढ़ोगे, कोई रिवीजन नहीं करोगे, तो भाई साहब थोड़ा बहुत तो फिर मुझे बताना पड़ेगा ना। और आप आज ये मत सोचो कि सर सॉन्ग आप प्लीज इतना मत बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाओ, नहीं। 100% बच्चों को मैं ये नहीं बोलता, जो आज मुझसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो आज मुझसे क्वेश्चन देख रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने मुझसे सॉन्ग पढ़ा हुआ है। और आप अगर ऐसे करो तो फिर मैं एक काम करता हूं, डिजाइन ऑफ सीरीज स्ट्रक्चर्स में कॉन्सेप्ट नहीं बताता हूं,
अभी अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एक काम करता हूं, स्टील में, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, फ्लूइड मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट ना बता के डायरेक्ट क्वेश्चन कर दूंगा, क्या आप स्वीकार करोगे? आप बोलोगे नहीं सर ऐसा मत करो। तो उसी तरीके से 100 में भी मत करो, 100 में भी थोड़ा बहुत रिविजन जरूरी है। और आपको ऐसा है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं तो आप डायरेक्ट मेरा देखो, अब मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करने, क्वेश्चन पढ़ाओ फटाफट, तो आप उसको स्किप कर दो, लेक्चर को स्किप कर दो ना, लेक्चर को स्किप कर दो और डायरेक्ट देखो मैं कहां से क्वेश्चन, अभी जैसे मान लो मेरा 10-15 मिनट 20 मिनट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, तो आप उस लेक्चर को स्किप कर दो और स्किप करने के बाद आप क्वेश्चंस देख लो कहां से सर क्वेश्चन करा रहा है, क्योंकि 15 मिनट तो अभी हो चुके हैं, आप क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा बहुत बताऊंगा। अब बीम्स क्या होती है, व्हाट इज बीम, ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मेरा ईमान ऐसा है कि मैं धोखा नहीं कर सकता। व्हाट इज बीम, एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पर हमेशा ट्रांसवर्स लोड लगता है, ट्रांसवर्स लोड लगता है। एंड व्हाट इज ट्रांसवर्स लोड, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। व्हाट इज ट्रांसवर्स लोड, व्हाट इज ट्रांसवर्स लोड, ऐसा लोड जो लेंथ के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये बीम है, इसकी लेंथ कौन सी डायरेक्शन में, इसकी लेंथ एस डायरेक्शन में। व्हाट इज बीम, बीम एक ऐसा मेंबर है, बीम इज अ मेंबर व्हिच इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। व्हाट इज ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, ऐसा लोड जो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा हुआ, ऐसा लोड जो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा हुआ हो, ऐसे लोड को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोड को हम ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं। ठीक है भाई, बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉलम, ऐसा मेंबर जिस पर हमेशा एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता हो। देखो एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल मतलब जो जिस पर कंप्रेसिव लोड लगा हुआ वो भी एक्सियल मतलब उसके सेंटर पे है, उसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये डिटेल तो बहुत सारी है, पढ़ाई हुई सोम में। तो बीम्स आपको पता है, मैं फटाफट बताता हूं। बीम ऐसा मेंबर जिस पर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगाओ, परपेंडिकुलर फोर्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। और इस मेंबर को हम क्या बोलेंगे, कभी भी देखो जो बीम होता है उसको कभी भी स्ट्रक्चर मत बोलना, वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर्स है। स्ट्रक्चरल मेंबर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तब वो स्ट्रक्चर बनता है। बीम इज नॉट अ स्ट्रक्चर, बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। कॉलम इज नॉट अ मेंबर, कॉलम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। स्लैब इज नॉट अ स्ट्रक्चर, स्लैब इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम, कॉलम, स्लैब्स, डेक स्लैब जितने भी हैं स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं। और जब हम सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं तब जाकर हमें क्या मिलता है, तब जाकर हमें मिलता है आपका स्ट्रक्चर, तब जाकर हमें मिलता है स्ट्रक्चर। तो फटाफट देखेंगे कौन कौन सी बीम होती है, फटाफट बताता हूं। सिंपली सपोर्टेड बीम। अच्छा, अब सबसे पहले हल्का सा सपोर्ट्स जिन पर बीम रखी हुई होती है, व्हाट आर सपोर्ट्स जिस पर बीम रखी हुई होती है। जनरली 3 सपोर्ट आपके यूज होंगे, एक होता है रोलर सपोर्ट, सब बता दूंगा मैं धीरे धीरे। ये रोलर सपोर्ट होता है जो रोलर सपोर्ट, फटाफट लिखना। व्हाट इज रोलर सपोर्ट, जो एक्स में मूव हो सकता है बट वाई में मूव, जो एक्स में मूव हो सकता है और जो वाई में मूव नहीं हो सकता है। ये कैसा सपोर्ट होता है, जो एक्स डायरेक्शन में तो मूव हो सकता है, आगे पीछे तो मूव हो सकता है। व्हाट इज रोलर सपोर्ट, बताना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। व्हाट इज रोलर सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट भाई कोई बीम है वो किसी चीज के ऊपर रखी हुई होगी, कोई भी बीम है जो किसी भी चीज पर रखी हुई होगी, उन सबको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट्स। बीम जिस पर रखी जाती है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट्स। अगर हम बात करें 2-3 टाइप के सपोर्ट होते हैं, जनरल कॉमन अभी बताऊंगा। फर्स्ट इज रोलर सपोर्ट। व्हाट इज रोलर सपोर्ट, जो एक्स में तो मूव कर सकता है बट वाई में मूव नहीं हो सकता। व्हाट इज हिंज सपोर्ट, इस तरीके से आपको हिंज सपोर्ट दिखेगा, जो कि एक्स में मूव नहीं हो सकता और वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं हो सकता। रोलर सपोर्ट क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में मूव हो सकता है। अभी मैं सब आपको, अब आप बोलोगे अब ये मत बोलो सर कहां पर यूज होता है, यार आपको मैं कैसे बताऊं जब हम बहुत सारे गर्डर्स होते हैं, गर्डर्स उसके नीचे रोलर सपोर्ट लगाया जाता है। जैसे कोई बीम है, मैं आपको बताता हूँ ये रोलर सपोर्ट कहां यूज करा जाता है, आपके मन में डाउट होगा। जैसे मान लो कोई ब्रिज है, कोई ब्रिज है, ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज में मान लो हमें लगता है कि यार ब्रिज, देखो आपको पता है स्टील हो या कंक्रीट, उस पर एक्सपेंशन भी होता है, उस पर कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। जब कंक्रीट में या स्टील में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेंबर फैलता है। तो अगर क्या करते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया, उसके लिए हमने गर्डर यूज कर लिया, मतलब कोई बीम यूज कर ली, और आपको पता है कि यहाँ पर एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा, तो अगर हम दोनों तरीके से उसको फिक्स कर देंगे
तो वो बीम टूट जाएगी, वो बीम क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो अगर आपको ऐसा रोलर सपोर्ट कहा होता है जहां पर अगर हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि वो मेंबर एक्सपेंड होगा, अगर हमने मान लो उसको दोनों तरफ से, मान लो ये चीज है अब ये एक्सपेंड होगी, अब ये एक्सपेंड होगी, अब ये एक मेंबर है, एक बीम है, इसको मान लो ये मुझे पता है इसमें एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा और मैंने इसको दोनों तरफ से फिक्स करा तो ये बेंड हो जाएगा या टूट जाएगा। बट अगर मान लो मैंने एक जगह पे नीचे एक बॉल लगा दी और अब ये एक्सपेंड होगा तो ये आगे निकल जाएगा। तो रोलर सपोर्ट वहां पर यूज होता है। रोलर सपोर्ट एक्स में मूव हो सकता है, वाई में मूव नहीं हो सकता, और हिंज सपोर्ट एक्स में भी मूव नहीं हो सकता, वाई में। तीसरा होता है हमारा फिक्स्ड सपोर्ट, जो ना एक्स में मूव, ये भी सेम है, ना एक्स में मूव होता है और ना वाई में मूव होता है। एक्चुअली यार मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, बट मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ कि आपको थोड़ा रिविजन की जरूरत है। मुझे क्या मतलब देखो क्वेश्चन से डायरेक्ट चालू करा सकता हूँ, मजा नहीं आएगा उसमें। ठीक है, 3 सपोर्ट है, फटाफट करेंगे। रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ये एक में मूव हो सकता है, ये किसी में मूव नहीं हो सकता, ये किसी में मूव नहीं हो सकता, फटाफट देखेंगे। अब तीसरा, अब बीम्स, अब मैंने बता दिया आपको व्हाट इज बीम, आर स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। व्हाट इज ट्रांसवर्स लोड? परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ मेंबर। व्हाट इज ट्रांसवर्स लोड? परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ मेंबर। अब बीम कितने टाइप की होती है, फटाफट करेंगे। फर्स्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें एक साइड आपका हिंज है या एक साइड, दोनों साइड हिंज हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये या ये, अगर मैं आपसे बोलूं ये दोनों जगह से आपकी या तो हिंज या रोलर सपोर्ट, ये सपोर्ट कौन सा है, हिंज, ये कौन सा हिंज, ये कौन सा हिंज, ये कौन सा रोलर, ये होती है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सेकंड अगर मैं आपसे बोलूं कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम जो एक तरीके से एक जगह से एक एंड से फिक्स होती है और दूसरे एंड से फ्री होती है। व्हाट इज कैंटिलीवर बीम? व्हाट इज कैंटिलीवर बीम? जो एक एंड से फिक्स होती है, दूसरे एंड से फ्री होती है। फटाफट करेंगे, मुझे पता है बोर हो रहे हो सर, मत कराओ रिवीजन, बट प्लीज थोड़ा थोड़ा करा दूं, जरूरत है। व्हाट इज कैंटिलीवर बीम? एक एंड से फिक्स होगी, एक एंड से फ्री होगी। ठीक है। व्हाट इज फिक्स्ड बीम? तीसरा आता है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम कौन सी होती है? जो दोनों तरफ से फिक्स होती है। और आपको ये, अगर आपके दिमाग में अगर ये उत्पन्न हो रहा है कि सर आप मुझे रियलिस्टिक में बताओ सर कैंटिलीवर बीम कहाँ यूज होती है, सर ये वाली बीम, तो यार आपको फिर मेरे डिटेल लेक्चर्स देने पड़ेंगे। अगर जब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं तो हमारा मुद्दा क्या है कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आपको आपके दिमाग में हो सकता है उत्पन्न हो रहा हो कि सर आप बताओ सर रियल लाइफ में कैंटिलीवर कहाँ यूज होती है, सर रियल लाइफ में हिंज सपोर्ट कहाँ यूज होता है, भाई साहब सब कुछ मैंने अपने जो सॉन्ग मैंने पहले पढ़ाया था पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, उसमें सब कुछ आपको देकर रखा हुआ है। यहां पर मेरा मुद्दा है, मेरे को क्वेश्चंस करने हैं। चाहे आपको सिविल इंजीनियरिंग, आप बोलोगे सर आप सिविल इंजीनियरिंग सिखाओ, वो मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर मेरा टारगेट है क्वेश्चंस को सॉल्व कराना। यहाँ पर मैं आपसे डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा। नॉलेज लेनी तो डिटेल वाला पढ़ो, और सरकारी में क्वेश्चंस करके आने तो ये वाला पढ़ो। क्योंकि आप अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, आप बोलोगे सर आप तो डिटेल नहीं पढ़ा रहे, भाई साहब पूरा डिटेल पढ़ा हुआ है, पर वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 70 लेक्चर देके रखे हैं सॉन्ग के, 70 लेक्चर में आगे पढ़ लो। ठीक है, आगे तो इधर मैं नॉलेज देने नहीं आया हूं, इधर पर सरकारी में क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सिखाने आया हूं। ठीक है, कैंटिलीवर बीम एक एंड से फ्री, एक एंड से फिक्स। व्हाट इज फिक्स्ड बीम? तो जो दोनों एंड से फिक्स होती है। फोर्थ प्रॉपर कैंटिलीवर, एक से फिक्स, ये फोर्थ कौन सी होती है, और एक तरफ से आपका हिंज या रोलर। एक तरफ देखो, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। क्या हिंज सपोर्ट आपको पता है? मैं पानी में रखता हूं सेकंड। क्या आपको हिंज सपोर्ट पता है? हाँ बोलोगे सर पता है। क्या आपको हिंज सपोर्ट पता है? हाँ बोलोगे सर अच्छे तरीके से पता है। रोलर सपोर्ट पता है? हाँ पता है। फिक्स सपोर्ट पता है? हाँ पता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? पहले वाला लेक्चर्स देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिक्स बीम जो दोनों तरफ से फिक्स होती है। अब इसमें क्या है, एक में दोनों में हिंज हो सकता है। सिंपली सपोर्टेड बीम दोनों तरफ से हिंज हो सकती है। और कौन से एंड? फारदेस्ट एंड, फारदेस्ट सबसे दूर वाले, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर वाले एंड्स पर सपोर्ट होना चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, सर ऐसे भी तो सकता है कि सर देखो इस तरीके से, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम। देखो अब यहाँ पर क्या, ये देखो ये तो फारदेस्ट सबसे दूर वाले सपोर्ट पे है, बट ये सबसे दूर वाले एंड पर सपोर्ट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। क्या बोलेंगे इसको? ओवरहैंगिंग बीम। ये एक साइड से ओवरहैंगे तो वन साइड ओवरहैंग, और अगर ये दोनों साइड से ओवरहैंगे, अगर ये दोनों साइड से ओवरहैंगे तो बोथ साइड ओवरहैंग, डबल ओवरहैंग। आप बोलोगे सर सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो आप किस बेस पर आप सिंपली सपोर्टेड बीम को और ओवरहैंगिंग बीम को डिफरेंशिएट करोगे? सिंपली सपोर्टेड बीम में जो सपोर्ट होते हैं सबसे दूरी वाले, देखो ये सबसे दूरी वाला एंड है, ये सबसे दूरी वाला एंड है, इन दोनों पर क्या है? सपोर्ट्स लगे हुए हैं।
यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे दूरी वाला एंड ये है बीम का, ये है, बट यहाँ पर सपोर्ट्स नहीं है, तो इस बीम को हम क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग। जब एक साइड से निकली हुई है तो वन साइड ओवरहैंग, और दो साइड से निकली तो टू साइड ओवरहैंग। और ये क्या आपका प्रोप्ड कैंटिलीवर, क्या था, कैंटिलीवर था, बट कैंटिलीवर में आपने सपोर्ट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्ड कैंटिलीवर, प्रोप्ड कैंटिलीवर, प्रोप्ड कैंटिलीवर। तो मेरे ख्याल से अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया 15-20 मिनट में, हमने पढ़ लिया शियर फोर्स क्या होता है, हमने पढ़ लिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, हमने पढ़ लिया सपोर्ट्स क्या होता है, हमने पढ़ लिया बीम्स कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा एक चीज पढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना, हम पढ़ते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, हम पढ़ते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ, व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी भी चीज पर कोई फोर्स लगाओगे, अगर आप किसी भी चीज पर, किसी भी मेंबर पर, किसी भी मटेरियल पर, अगर आप किसी भी मेंबर पर, किसी भी मटेरियल पर अगर कोई फोर्स लगाओगे, तो वो मटेरियल, अगर आपने क्या करा, किसी भी मेंबर या मटेरियल पर फोर्स लगाया, तो वो मटेरियल भी आप पर, वो मटेरियल या मेंबर भी, वो मटेरियल या मेंबर भी आप पर फोर्स लगाएगा। आप अगर किसी भी, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि अगर आपने किसी भी चीज पर फोर्स लगाया तो वो भी आप पर फोर्स लगाएगा। अगर हम किसी भी मेंबर पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम किसी भी मेंबर पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो मेंबर अपने अंदर क्या डेवलप करेगा, रिएक्शन। रिएक्शन मतलब कि अगर आपने किसी भी मेंबर पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया तो मेंबर आप पर उल्टा फोर्स लगाएगा। व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ, व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं कि अगर आप किसी भी मेंबर पर, अगर आपने किसी भी मेंबर पर कोई फोर्स लगाया तो, और किसी, मान लो ये आपने राइट हैंड साइड लगाया, किसी भी डायरेक्शन में लगाया, तो मेंबर भी फोर्स डेवलप करेगा और इस फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान से देखो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आपको मैंने न्यूटन थर्ड लॉ क्यों पढ़ाया, आप बोलोगे सर न्यूटन थर्ड लॉ क्यों पढ़ाया? बस सिंपल सा, किसी भी चीज पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो मेंबर भी आप पर उल्टा फोर्स लगाएगा ड्यू टू स्ट्रेस। मेंबर अपने अंदर स्ट्रेस जनरेट करता है, क्यों भाई? मटेरियल अपने अंदर स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, क्यों कर रहा है भैया? मेंबर का जो मटेरियल होता है उसका जो बॉन्ड है वो अपने अंदर स्ट्रेंथ जनरेट करता है, बट इतना डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैंने न्यूटन थर्ड लॉ क्यों पढ़ाया, देखो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, ध्यान से देखना, ये क्या है? सर आपने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई है, सर आपने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई है, ठीक है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर हम कोई भी फोर्स लगा देते हैं, W। अभी W क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या होगा, आपने इस मेंबर को दबाने की कोशिश करी, तो आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा, आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा, हाँ बोलोगे सर पढ़ा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि अगर आप किसी भी मेंबर पर कोई फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स, वो मेंबर भी अपने अंदर एक ऐसा फोर्स डेवलप करेगा जो उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा। ये कंडीशन पता है न्यूटन थर्ड लॉ की कब तक है? अनटिल एंड अनलेस मेंबर आपका मूव ना हो। अगर मेंबर आपका मूव हो गया, अगर मेंबर आपका मूव हो गया, अगर मेंबर आपका मूव हो गया तो फिर रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसके आगे क्या ऐड करना चाहिए? अनटिल एंड अनलेस कि मेंबर आपका मूव ना हो। अगर मेंबर आपका मूव हो गया तो रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। बताओ कैसे? आप पानी पे लात मारो और आप दीवार पे लात मारो, किस पे ज्यादा दर्द होगा? आप पानी पर लात मार रहे हो, आपने जैसे पानी पर पानी पर आपने पाँव मारा, अपना लात मारी अपनी, तो क्या होता है, हम जब गोवा हुआ जाते हैं तो यूं करते हैं, यूं करते हैं ना, हमारे कहीं पर दर्द नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है जब आपने पानी पर फोर्स लगाया तो पानी मूव हो गया, तो पानी ने इतना स्ट्रेस जनरेट नहीं करा कि आपको दर्द हो। समझने की कोशिश कर रहे हो? हम पानी के अंदर उतर रहे हैं, हम पानी के अंदर शॉर्ट्स पहन के उतर रहे हैं, तो हमने क्या करा भाई, गोवा में तो आप शॉर्ट्स पहनोगे, जींस तो गीली हो जाती है, ठीक है। तो जब हम पानी के अंदर उतर रहे हैं तो हमें दर्द नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी अपने अंदर, पानी मूव हो गया, और पानी अगर पानी तो मूव हो जाता है भाई, पानी तो यही है। व्हाट इज पानी? व्हाट इज पानी? व्हाट इज वाटर?
ऐसा मटेरियल जिस पर आपने फोर्स लगाया तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। व्हाट इज फ्लूइड? ऐसा मटेरियल जिसके अंदर आपने फोर्स लगाया तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा। अगर वो अपनी जगह से हट जाएगा मतलब मूव हो जाएगा, मूव हो जाएगा तो मतलब रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। इसलिए जब आप पानी के अंदर कूदते हो या पानी के अंदर पाँव रखते हो तो आपको दर्द नहीं होता। वहीं पर अभी वॉल है, अगर दीवार है, मुझे पता है बहुत बोर हो रहे होगे सर प्लीज क्वेश्चंस कराओ ना, तो जिनको कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रांग है ये लेक्चर वो स्किप करेगा, वो लेक्चर स्किप करेगा। क्योंकि यार आप समझो, आज आपको एसएफटी बीएमडी में बोर लग रहा होगा, बट समझो स्टील भी आनी है और सबसे आखिरी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा एस्टिमेशन। एस्टिमेशन भी आना है तो उसमें भी ये उम्मीद करोगे आप, एस्टिमेशन में भी ये उम्मीद करोगे, एस्टिमेशन में भी ये उम्मीद करोगे फिर तो आप मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगी। तो पार्शियलिटी मत करो, पार्शियलिटी मत करो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन तभी डेवलप होती है जब मेंबर, अब जैसे मान लो मैं दीवार पर लात मारूंगा तो मुझे दर्द क्यों होगा? क्योंकि मैंने दीवार पर फोर्स मारा, दीवार पर फोर्स लगाया, बट दीवार अपनी पोजीशन से हिलती नहीं है, दीवार अपनी पोजीशन से हिलती नहीं है, वो रिएक्शन डेवलप करेगी, वो रिएक्शन मेरे पाँव के अंदर आएगा और मुझे क्या होगा? दर्द होगा। मैंने पानी पर पाँव मारा, मुझे दर्द नहीं हुआ क्योंकि पानी मूव हो गया था। जब कोई चीज मूव हो जाती है तो रिएक्शन डेवलप नहीं होती है। जब मैंने दीवार पर पाँव मारा तो मेरे पाँव में दर्द हुआ क्योंकि जब मैंने फोर्स लगाया दीवार पर, जब मैंने फोर्स लगाया दीवार पर, जब मैंने फोर्स लगाया दीवार पर तो दीवार ने मेरे को उल्टा रिएक्शन दिया। प्लीज ध्यान से देखना। अब क्या होगा कि आपने यहां पर क्या लगाया? आपने यहां पर डाउनवर्ड फोर्स लगाया। दैट मींस ये जो सपोर्ट्स थे आपने इनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करी। ये जो सपोर्ट्स थे आपने इनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करी। बट आप ध्यान से देखना, व्हाट इज हिम सपोर्ट? जो ना एक्स में मूव होता है ना वो वाई में मूव होगा, ना वो एक्स में मूव होगा ना वो वाई में मूव होगा। व्हाट इज रोलर सपोर्ट? रोलर सपोर्ट एक्स में तो मूव हो जाता है, रोलर सपोर्ट आपका एक्स डायरेक्शन में तो मूव हो जाता है बट वाई डायरेक्शन में मूव नहीं होता। अब आपने जब ये डाउनवर्ड फोर्स लगाया, ये कौन से डायरेक्शन का है? वाई का या एक्स का है? ये डाउनवर्ड फोर्स कौन से डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में? तो आप बोलोगे सर ये डाउनवर्ड फोर्स तो सर वाई डायरेक्शन में है। क्या आपका हेज सपोर्ट वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है? नहीं। तो यहां पर क्या डेवलप? नहीं। आपने डाउनवर्ड फोर्स ऐसे लगाया तो इसमें क्या डेवलप हो जाता है? रिएक्शन। ये ए सपोर्ट, ये बी सपोर्ट, यहां पर क्या डेवलप हो जाता है? आपका रिएक्शन। आपने क्या करा? इस बीम पर डाउनवर्ड फोर्स लगाया, इस बीम पर डाउनवर्ड फोर्स लगाया। आपने जो सपोर्ट्स है उनको डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करी, आपने जो सपोर्ट्स है उनको डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करी। प्लीज ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट 1 घंटे का लेक्चर या 40 मिनट का लेक्चर या 50 मिनट का लेक्चर कॉन्सेप्ट्स का है, बट आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं पानी पी लूं यार, बॉटल में देते रहता हूं ना। आपको लग रहा होगा कि सर आप थोड़ा पका रहे हो, मैं समझ रहा हूं, आप बोलो तो आप स्किप कर दो इस लेक्चर को, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर से देखना क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन चालू हो जाएंगे और क्वेश्चन ही चलेंगे फिर। ये बोतल गिर जाती है यार। तो आपने क्या करा? बीम पर डाउनवर्ड फोर्स लगाया। बीम किस पर रखी हुई है? सपोर्ट पर रखी हुई है। सपोर्ट को आपने दबाने की कोशिश करी। क्या ये सपोर्ट वाई डायरेक्शन में मूव हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप कर देगा। आप इधर आ जाओ। आपने इस रोलर सपोर्ट को भी दबाने की कोशिश करी, आपने इस रोलर सपोर्ट को भी दबाने की कोशिश करी, आपने इस रोलर सपोर्ट को भी दबाने की कोशिश करी। क्या ये रोलर सपोर्ट वाई में मूव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पर भी क्या डेवलप करेगा? रिएक्शन विद इज अपोजिट डायरेक्शन। और ये दोनों रिएक्शन किसकी वजह से? ये दोनों रिएक्शन किसकी वजह से? भाई W की वजह से। W इज इक्वल टू दोनों रिएक्शन RA और RB W की वजह से, तो इन दोनों का समेशन इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ लो मेरी बात? समझ रहे हो या बिल्कुल नहीं समझते? ठीक है। तो ये रिएक्शंस का खेल आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शंस क्या होती है। सपोर्ट्स पर रिएक्शन डेवलप होती है क्योंकि आपने उसको नीचे मूव करने की कोशिश करी और नीचे वो मूव नहीं हो पा रहा है। आपने उसको डाउनवर्ड फोर्स लगाया बट वो मूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब अगर मैं आपसे टाइप ऑफ लोड पूछूं तो रिएक्शन का खेल मैं आपको आगे सब बताऊंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। धीरे धीरे मैं आपको फिक्स बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर A to Z सब कराऊंगा। अभी हल्का हल्का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, बस हल्का हल्का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर अब मैं बोलूं आपको टाइप ऑफ लोड्स बताऊं, टाइप ऑफ लोड्स, लोड्स लिख रहा हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं आपसे लोड्स पूछ रहा हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहला क्या होता है, मैं दिखाई देता हूं आपको। ये एक मेंबर है, एक पॉइंट पर फोर्स लगाया हमने, ध्यान से देखना। एक मेंबर है, इसके एक पॉइंट पर फोर्स लगाया मैंने, एक पॉइंट पर ही फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं?
पॉइंट लोड, पॉइंट लोड। व्हाट इज पॉइंट लोड? यार गड़बड़ हो गया, ठीक है। टाइप ऑफ लोड्स की बात करें, कौन कौन से लोड लग सकते हैं किसी बीम में, कौन कौन से लोड लग सकते हैं किसी बीम में। तो सबसे पहला क्या होता है? पॉइंट लोड, पॉइंट लोड जो, या कंसंट्रेटेड लोड और कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड। फर्स्ट इज पॉइंट लोड एंड कंसंट्रेटेड लोड। पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है? जो किसी एक पॉइंट पर लगे, जो किसी एक पॉइंट पर लगे, जो किसी एक पॉइंट पर लगे। सेकंड टाइप का लोड क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी देते हैं एग्जांपल। क्या लें? ले लेते हैं ना, कुछ लेंगे, टेंशन ना लो, लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अरे यार कुछ मिल ही नहीं रहा, देखता हूँ एक सेकंड, थोड़ा समझ। ठीक है, मैं डालता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटर ले लेता हूँ। ठीक है भाई, ये दो चीजें मिली है मुझे, एक है कैलकुलेटर, एक है रिमोट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। ये मान लो ये जो रिमोट है, सॉरी ये जो कैलकुलेटर है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आपको किस, अगर मैं बोलूंगा कि आपने ये जो नीचे कैलकुलेटर है इसको आप क्या मानो, इस कैलकुलेटर को आप मानो बीम, और ऊपर जो रिमोट रखा हुआ है उसको आप क्या मानो, उस रिमोट को आप क्या मानोगे, उस रिमोट को आप मानोगे लोड। अगर आप देखो, अगर आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, क्या लोड लेंथ के ऊपर है या लेंथ के बाहर आ रहा है? क्या लोड बीम की लेंथ के ऊपर या बाहर आ रहा है? तो आप बोलोगे कि इस जगह से थोड़ा सा बाहर आ रहा है। इस केस को बनाऊं मैं, आई बना देता हूं, मैं आई बनाता हूं। ये पता है कौन सा केस है? ध्यान से देखना, यहां पर रिमोट थोड़ा सा बाहर था, मैं फिर दिखा देता हूं आपको, कंफ्यूजन नहीं हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये मैंने बिल्कुल बराबर कर दिया, ये देखो ये वाला पोर्शन बाहर आ रहा है ना, बाहर। ठीक है, ध्यान से देखना। तो जो नीचे का कैलकुलेटर था वो तो हमारी बीम थी, और ऊपर इसके ऊपर एक लोड, मैंने एक रिमोट रख दिया था जो कि थोड़ा सा बाहर आ रहा है यहां पर। तो इस बीम को मेरे को थोड़ा सा बाहर रखना पड़ेगा। ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, नीचे सपोर्ट्स हैं, ये नीचे सपोर्ट्स हैं। देखो ये जो मेरे फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को सपोर्ट्स मानो, हिंज या रूलर सपोर्ट मानो, और आप देख सकते हो कि मेरी फिंगर्स के बाहर ये लोड निकल रहा है, मेरे फिंगर्स के बाहर ये लोड निकल रहा है कुछ इस तरीके से। ये ऊपर वाला क्या आपका, ये ऊपर वाला क्या आपका, ये ऊपर वाला है रिमोट, ऊपर वाला क्या आपका रिमोट। तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरीके से, सबसे पहले बीम, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी फिंगर्स के बाहर रिमोट निकल रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले बीम कौन सी, दिस इज ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग, जो एक साइड से लटक रही है, सपोर्ट्स के आगे निकल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ओवरहैंगिंग बीम, जो एक साइड से बाहर निकल रही है, व्हाट इज, वही ओवरहैंगिंग बीम है। आप समझ रहे हो मेरी बात? व्हाट इज ओवरहैंगिंग बीम, जो एक साइड से बाहर निकल रही है। आपने देखा होगा भाई, देखो इस रिमोट का जो लोड है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रिमोट का लोड कहां लग रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो पूरा जो भी इसका टोटल लोड है वो तो इस बीम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस रिमोट के ऊपर जो लोड है वो कहां पर लग रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो देखो इसका जो लोड है सर वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो सर इस रिमोट का लोड है वो हर जगह आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। रिमोट का जो लोड है, क्योंकि देखो इसका कुछ वेट यहां पर लग रहा हो, कुछ वेट यहां लग रहा हो, कुछ वेट यहां, कुछ वेट यहां, तो रिमोट एक ऐसा लोड है जो पूरी बीम पर थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस टाइप का लोड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस टाइप के लोड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जरूरी नहीं है बीम के, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब मान लो ये रिमोट, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पूरी लेंथ पर लगता है भाई। देखो अब ये मार्कर है, अब ये मार्कर जो है, अब देखो अभी वाला केस कौन सा है, नीचे वाला जो रिमोट है उसको आप मानो बीम, नीचे वाला जो रिमोट है उसको मानो बीम। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सर्कुलर शेप में यार, इस तरीके से रख लेता है। नीचे वाला, एक सेकंड, नीचे वाला जो रिमोट है उसको मानो बीम, और बीम के ऊपर लोड लग रहा है। तो आप अगर देखोगे
तो रिमोट थोड़ा लंबा है, मतलब बीम लंबी है, और ऊपर वाला मार्कर छोटा है, मतलब समझ रहे हो, नीचे वाला जो रिमोट है उसको बीम मानो और ऊपर वाला मार्कर आप क्या मानोगे, रिमोट, ओ सॉरी लोड। ये वाला केस कौन सा था, ये वाला केस ऐसा है कि लोड यहां से लेके यहां तक लग रहा है, तो कहने का मतलब क्या, अभी जितने पर भी लग रहा है, जितनी भी लेंथ पर लग रहा है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझ गए मेरी बात, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं और भी लोड है जिनको मैं एग्जांपल, अब देखो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पहला क्वेश्चन इससे ही है, पहला क्वेश्चन इससे ही है, वरना मैं आपको ये बताता नहीं, सब बताऊंगा धीरे धीरे करके, सब बताऊंगा धीरे धीरे करके। अब लास्ट टॉपिक, अब आप बोलोगे सर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी बता दो, मूवमेंट अभी नहीं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अभी नहीं बताऊंगा, अननेसेसरी फायदा नहीं ना बताने का, जब क्वेश्चन आएगा तब बताओ। देखो मेरा मतलब है कि मैं आपको अभी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं, मेरा ये है कि मैं आपको अभी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बता देता हूं, और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बताने के बाद अब जो उसके और ज्यादा कॉन्सेप्ट, लाइक अभी मैंने आपको पॉइंट लोड बता दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अभी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी आएगा, कपल भी आएगा, ब्रैकेट कनेक्शन भी आएगा, सब कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे हम, अभी अभी हल्की हल्की जानकारी दे रहा हूं बस, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन अभी बता देता हूं मैं आपको, अभी बता देता हूं मैं आपको, बहुत इजी है। एक बीम बनाई मैंने, अभी आपके मन में ये तो डाउट नहीं आ रहा कि सर आप एक हिंज और एक रोलर क्यों बनाते हो, आपके मन में ये भी तो डाउट आ सकता है कि सर आप ऐसे बीम बनाओ ना जिसमें दोनों हिंज हो, दोनों हिंज हो। भाई साहब इस टॉपिक के लिए तो एक नया सब्जेक्ट बनाया गया है, आप बोलोगे सर आप ऐसी बीम बना रहे हो, आप ऐसी नहीं बना रहे, भाई साहब ऐसी बीम के लिए तो ये, अब आपको डिफरेंस बताऊं, आप बोलोगे सर आप ऐसी बीम बना रहे हो, ऐसी क्यों नहीं बना रहे हैं, बताऊं क्यों, क्योंकि ये है सॉम और ये है टॉस और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दिस इज सॉम मतलब determinate, determinate, and what is determinate, that can be solved by static equilibrium equation। ऐसा मेंबर जो इन तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, summation of forces in x direction is equals to 0, summation of forces in y direction is equals to 0, and summation of moment in z direction is equals to 0, ऐसा बीम जो इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है, ऐसा मेंबर जो इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेट, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपके पास डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स है, ऐसा मेंबर। अब ये क्या है, अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, जैसे अगर मान लो मैं कोई इस पे लोड लगा दूं तो ये, अब बोलोगे देखो मान लो मैंने एक इंक्लाइन लोड लगा दिया W, ये थीटा से, तो एक फोर्स बनेगा W sin थीटा और एक फोर्स बनेगा W cos थीटा। अब क्या होगा, ये जो फोर्सेस है लाइक W sin थीटा W cos थीटा, अब ये वाली बीम जो है ना इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकती, ऐसे मेंबर्स जो इन fx fy और mz से, मतलब समीशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन 0 एंड मूवमेंट, समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0, ऐसी बीम जो इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व हो जाती है उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चरल मेंबर्स है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, और ये ओनली सॉम का जो आपका सिलेबस है वो डिटरमिनेट का है। और जैसे ही आप ऐसी बीम पर पहुंच जाते हो जो कि तीनों से यूज नहीं होती, उसको आप फिर बोलते हैं, जो सब्जेक्ट बनाएगा उसके लिए क्या बनाएगा, टॉस और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इजी सा है, इजी सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप यार साइन कन्वेंशंस पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। लास्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशंस का, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चंस चालू करा दूंगा आपके। लास्ट टॉपिक है मेरा साइन कन्वेंशंस का, और साइन कन्वेंशंस के बाद मैं टॉपिक करूंगा। मुझे पता बोल रहा हूँ अरे सर पका दिया आपने, पकाने वाली बात नहीं है यार, पकाने वाली बात नहीं है, जरूरी है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये बीम है, इस बीम पर आपने एक लोड लगा दिया W, लोड की यूनिट क्या हो सकती है, न्यूटन या किलोमीटर, लोड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन और किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है, लोड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने डाउन फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट तो मूव होता नहीं वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, रिएक्शन RA,
और यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, आर बी। इस बीम के दो पोर्शंस हैं, इस बीम के दो पोर्शंस हैं, एक है लेफ्ट और एक है राइट। ध्यान से देखो, अगर मान लो अब ये ए है और ये बी है, अगर मैं ए से शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना चालू करूं, पहले शियर फोर्स की बात करते हैं। अगर मैं ए सपोर्ट से आपका शियर फोर्स, क्योंकि शियर फोर्स को होता है हमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस देखना है, अगर मैं ए सपोर्ट से आपका करूं तो ए सपोर्ट पर ये जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में है। अगर ए सपोर्ट पर अगर इस फोर्स को अगर मैं देखूं, देखो ध्यान से देखना, ये कौन सा फोर्स है, डाउनवर्ड। ये कौन सा फोर्स है, अपवर्ड। क्या डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स सेम उसके हो सकते हैं, सिंबल के, मतलब सेम डायरेक्शन के हो सकते हैं? नहीं। ध्यान से देखना, अगर एक डाउनवर्ड जा रहा है तो एक अपवर्ड जा रहा है। कहने का मतलब है अगर एक प्लस होगा तो एक नेगेटिव होगा, एक प्लस होगा तो एक नेगेटिव होगा। प्लीज ध्यान से देखना, मजेदार चीज है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे, अगर हम लेफ्ट सपोर्ट देखें, अगर एक डाउनवर्ड है तो एक अपवर्ड है। ध्यान से देखना, एक डाउनवर्ड है तो एक अपवर्ड है। अब क्या होता है, अगर दो डायरेक्शन के फोर्सेस हैं तो कभी भी सेम सिंबल के नहीं हो सकते, एक प्लस होगा तो डायरेक्ट माइनस होगा। अब दिक्कत क्या है कि यहां पर ये वाला फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब इस फोर्स को आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, अब इस फोर्स को आप पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, ये बताता है साइन कन्वेंशन। ये बताएगा आपका साइन कन्वेंशन, ये बताएगा आपका साइन कन्वेंशन। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। मान लो हम यहां से कैलकुलेशन चालू कर रहे हैं, तो अभी लेफ्ट में जो फोर्स है, वो कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कंफ्यूजन है इसके अंदर। क्या लिखा मैंने आपके सामने, ध्यान से देखना। बीम का भी लेफ्ट है, इस लेफ्ट में कौन सा फोर्स लगा हुआ है, सर अपवर्ड। जब बीम के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स होगा तो हम शियर फोर्स क्या लेंगे, पॉजिटिव। दैट मींस इस फोर्स को हम पॉजिटिव मानेंगे और इस फोर्स को हम नेगेटिव मानेंगे। ध्यान से देखना, अभी मैं क्या करता हूं, दो टुकड़ों में डिवाइड करता हूं इसको। देखो इस तरीके से डिवाइड करो इसको, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, आप सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, आर ए और डब्ल्यू को देखो आप, मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, ये ब्रह्मास्त्र है, इसको ध्यान रखना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ऊपर बनाए, नीचे बनाए, प्लस बनाए, माइनस बनाए। अपन को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, हम जो क्लियर है क्लियर करते हुए चलेंगे। इस बीम को देखो, ये क्या है, आर ए जो कि लेफ्ट में है और आगे कुछ राइट में डब्ल्यू फोर्स लग रहा है। जब भी लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स होगा तो हम हमेशा अपवर्ड फोर्स, देखो जैसे हमारे लेफ्ट में क्या है, अपवर्ड फोर्स, तो इस अपवर्ड फोर्स को हम हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और अब इसके रेस्पेक्ट में जितने भी डाउनवर्ड फोर्स होंगे उनको क्या मानेंगे, नेगेटिव। दैट मींस अगर मैं यहां पर बात करूं तो आर ए क्या है, अपवर्ड फोर्स है तो हमें क्या मानना, पॉजिटिव, और डब्ल्यू के डाउनवर्ड हम उसको मानेंगे नेगेटिव। अब लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में कौन सा फोर्स, सॉरी राइट, ये लेफ्ट है, राइट है, सॉरी शायद मैं लेफ्ट राइट उल्टा बोल गया। लेफ्ट में जब अपवर्ड फोर्स होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे और इसके रेस्पेक्ट में आप जितने भी डाउनवर्ड है उनको हम नेगेटिव, उसको नेगेटिव। आ रहे लेफ्ट में अगर अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव लेंगे और जो लोड है उसको नेगेटिव लेंगे। अब इधर आ जाओ, राइट में कौन सा फोर्स लग रहा है, सर अपवर्ड है। नहीं भाई साहब, राइट में जब डाउनवर्ड फोर्स होगा तो ही शियर फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, एल्स नेगेटिव लेंगे। अभी दिखाता हूं, अभी मैंने आपके सामने दो साइन कन्वेंशन है, अब देखना ध्यान से, इधर देखो, लेफ्ट राइट। अभी अगर मैंने दो चीजें देखो, केस 1 ये हो गया, केस 1 और ये केस 2। केस 1 में क्या था, लेफ्ट में अपवर्ड था, राइट में डाउनवर्ड था। अब आप ध्यान से देखना, अब मैं आपको दूसरा केस बता रहा हूं। दूसरा केस क्या है कि यहां पर लग रहा है डाउनवर्ड,
लेफ्ट में लग रहा है डाउनवर्ड और राइट में लग रहा है आपका अपवर्ड। ध्यान से देखना, मुझे लग रहा है अभी आपको मुझे ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ना साइन कन्वेंशंस बताने नहीं चाहिए, पता लगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं बस शियर फोर्स पे यहाँ पर रोक दूंगा, ठीक है। लेफ्ट में जब डाउनवर्ड फोर्स होगा और राइट में अपवर्ड फोर्स होगा, तो जब भी हम शुरुआत करेंगे उस फोर्स को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव। उस फोर्स को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव। बता देता हूं ध्यान से, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। कंफ्यूजन की तो हमारी परिभाषा ही नहीं है कि कंफ्यूजन रखना है। क्या बोला मैंने आपसे? अब देखो ध्यान से, यहां जब अब आपको कंफ्यूजन होता है, सर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा राइट से स्टार्ट करूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से, लेफ्ट में जब अपवर्ड फोर्स है तो आपको ये वाला फोर्स क्या मानना है? पॉजिटिव। अगर अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड का क्या? नेगेटिव। अब इधर आ जाओ, यहां पर आपका राइट में कौन सा फोर्स है? अपवर्ड है। जब राइट में अपवर्ड, देखो अपवर्ड है, अब राइट में क्या? अपवर्ड है। जब राइट में अपवर्ड फोर्स होगा तो हम अपवर्ड फोर्स को क्या मानेंगे? दैट मींस अब जितने भी अपवर्ड फोर्सेस हैं वो सारे नेगेटिव हैं और जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव हैं। फिर बताता हूं, यहां पर क्या था? जब लेफ्ट में अपवर्ड था तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लॉक हो जाते हैं, सारे अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लॉक हो गए और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लॉक हो गए। अब इधर आओ, ये क्या है? राइट में क्या है? अपवर्ड है। राइट में क्या है? अपवर्ड है। अभी लॉक हो चुका है, जितने भी अपवर्ड फोर्सेस हैं वो नेगेटिव हैं और जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो क्या आपके? पॉजिटिव हैं। आई होप अभी क्लियर, अभी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं बेंडिंग मोमेंट, मुझे लग रहा है बेंडिंग, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, इसके बाद भाई साहब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। और कैसे हैं आप लोग? ये कल लेक्चर में पूछूंगा।